Good evening, dear students. So, I had already delivered one lecture on India Bhutan relations, right? Today, let us move on to our next lecture on India Bhutan relations. As far as I remember, in my previous lecture, I had mainly talked about the 1910 India Bhutan Treaty that was signed between the Bhutanese government and the British India government. After that, we talked about the 1949 India Bhutan Treaty of Peace and Friendship, and then we talked about the 2007 treaty, that means the 1949 treaty revisited in 2007. Okay. Now, today we shall move on to the economic relation between India and Bhutan. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि भूटान एक ऐसा राष्ट्र है जो बाहर के राष्ट्र के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करती है। वो एक छोटी सी राष्ट्र है, एक पहाड़ी राष्ट्र है, एक इंट्रोवर्ट स्टेट है जो हमेशा से ही दुनिया से छुप कर रहे हैं। ज़्यादा इंटरनेशनल, रीजनल, बायलैटरल, मल्टीलैटरल समझौता पत्र दूसरे देशों के साथ इसका नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ ही भूटान का सबसे ज़्यादा ट्रेड रिलेशंस है, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल, कल्चरल और अन्य रिलेशंस है। तो आइए देखते हैं कि इकोनॉमी में भूटान के साथ इंडिया का ट्रेड, कॉमर्स और दूसरे एक्टिविटीज़ कैसे चलता है। ओके, तो आपके नोट में देखिए पेज 5 जहाँ से शुरू हो रहा है इकोनॉमी अ ब्रॉड ओवरव्यू। देखिए, अ ग्रेट शिफ्ट in Bhutanese economy is that it is on the verge of opening up। तो इसका क्या मतलब है? बहुत सालों से, बहुत वर्षों से भूटान अपने इकोनॉमी को ओपन अप नहीं किया था। तो इकोनॉमी ओपन अप करने का मतलब क्या है? ट्रेड लिबरलाइजेशन या फ्री ट्रेड रेजिम को अपनाना। तो जैसे कि मैंने कहा, भूटान ने हमेशा अपने आप को दुनिया की दूसरे देशों से छुपा कर रखा था, तो इसलिए इसकी इकोनॉमी भी ज़्यादा खुली नहीं थी और दूसरे देशों के साथ इसका व्यापार भी बहुत कम होता था या फिर होता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे 2010 के बाद भूटान को ये बात का एहसास हुआ कि जब तक वो अपना इकोनॉमी के दरवाज़े खोल नहीं देता, जब तक वो अपना ट्रेड और बिजनेस में लिबरलाइजेशन नहीं लाता, तब तक उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो सकता। इसलिए क्या हुआ, फरवरी 18, 2014 में जब भूटान की लेजिस्लेचर, जिसका नाम है नेशनल असेंबली, उस नेशनल असेंबली में एक क्वेश्चन आवर सेशन चल रहा था, मतलब वहाँ पे अधिवेशन चल रहा था लेजिस्लेचर में, और क्वेश्चन आवर में भूटान ने एक मुद्दे, एक इशू को उठाया जिसका नाम था द इशू ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन भूटान। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या मतलब है कि भूटान में दूसरे देशों से आए हुए व्यापारी, कंपनी कितनी आसानी के साथ यहाँ व्यापार बिजनेस कर सकता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इस मुद्दे को भूटान की नेशनल असेंबली में उठाया गया था। सिंस 2010 preparations have been underway in Bhutan to expand and liberalize investment policies। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2010 के बाद से ही भूटान ने अपने इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को दावत देना शुरू कर दिया था। और ठीक उसी तरह भूटान के कंपनी को भी, भूटान में भी जितने कंपनीज़ हैं उनको भी इनकरेज करने लगा था ताकि वो दूसरे देश में जाकर इन्वेस्ट कर सके। तो मतलब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भूटान लिबरलाइजेशन लाने की
कोशिश कर रहा था। और क्या हुआ देखिए, अपने इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए भूटान ने 2012 में एफडीआई संबंधित कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने लेजिस्लेचर यानी कि नेशनल असेंबली में पास कराया। और इन रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक भूटान की इकोनॉमी बाहरी देशों की कंपनीज और इन्वेस्टर्स के लिए खुल गया। मतलब बाहर की देशों की कंपनी और इंडस्ट्रियों को ये सुविधा मिला, ये मौका मिला कि वो आके भूटान की इकोनॉमी में कैपिटल इन्वेस्ट कर सके। उसके बाद क्या हुआ, इन अर्ली 2013 द इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब्ड भूटान as the fifth fastest growing economy with a GDP growth rate of 8.5%। तो जैसे ही भूटान ने अपना इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, बाहर की देशों से एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बुलाया, भूटान की इकोनॉमी में सच में डेवलपमेंट, तरक्की होने लगी और उसका जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेट बढ़ के 8.5% हो गया। However, there is an over-reliance of the economy on the hydro sector। तो नेपाल जैसे भूटान भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। Diversification of the economy to generate jobs which can absorb the youth of Bhutan has emerged as a single most area of concern। तो भूटान की इकोनॉमी की अभी वर्तमान कंसर्न ये है कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया जाए, यानी कि सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेक्टर ही एक लौता सेक्टर ना रह जाए, उसके साथ साथ इकोनॉमी की कई और सेक्टर्स भी खुलना चाहिए जहाँ पे भूटान दूसरे देशों से एफडीआई को इनवाइट कर सके और जॉब्स क्रिएट हो सके। तो इस विषय पर भूटान की इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स ज़्यादा जोर डालने लगे। अब आइए पेज 6 में देखते हैं भूटान और इंडिया के बीच क्या क्या इकोनॉमिक सहयोगिता चलता है, कौन कौन से क्षेत्र में दोनों में इकोनॉमिक कोऑपरेशन होती है। तो देखिए, म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक लिंकेजेस between India and Bhutan have been an important element in the bilateral relationship। okay? तो म्यूचुअली बेनिफिशियल मतलब कुछ ऐसे इकोनॉमिक लिंकेजेस जो इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल हो, अच्छा साबित हो और भूटान के लिए भी अच्छा साबित हो, ऐसे कुछ इकोनॉमिक लिंक इंडिया और भूटान के बीच एस्टैब्लिश किया गया था। तो इंडिया कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ भूटान। भूटान का जितने भी देशों के साथ ट्रेड और बिजनेस का रिलेशन है, उसमें से इंडिया के साथ ही भूटान का सबसे ज़्यादा ट्रेड और बिजनेस कोऑपरेशन चलता है। प्लान्ड डेवलपमेंट एफर्ट्स इन भूटान बिगैन इन सिंस द अर्ली 1960s। ओके, तो प्लान्ड डेवलपमेंट एफर्ट्स यानी कैसे भूटान की इकोनॉमी को तरक्की हासिल हो, उसके लिए इंडिया जैसे भूटान गवर्नमेंट भी प्लान्स बनाने लगे। जैसे इंडिया में सब कुछ प्लानिंग के बेसिस पर होता है, एक प्लानिंग कमीशन था, अभी उसको रिप्लेस करके नीति आयोग नाम की एक इंस्टीट्यूट आ गई है, आप सब जानती है। इसका काम है इंडिया की डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर 10 ईयर ऐसे प्लान्स बनाना। ठीक उसी तरह भूटान ने भी इंडिया गवर्नमेंट और इंडियन इकोनॉमी का अनुसरण करके प्लान्ड डेवलपमेंट को अपनाया है। तो भूटान में भी प्लानिंग होता है और प्लानिंग के मुताबिक वहाँ का इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है।
तो जब से भूटान में 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ है 1961 में, तब से इंडिया भूटान को बहुत सारे फिनेंशियल यानी आर्थिक मदद देते आए हैं ताकि भूटान अपना 5 ईयर प्लान्स को सच में मटेरियलाइज कर सके। द 10th 5 ईयर प्लान एंडेड इन जून 2013। तो भूटान का 10वां 5 ईयर प्लान जो था वो जून 2013 में ख़त्म हुआ। एंड इंडियाज़ ओवरऑल असिस्टेंस टू द 10th 5 ईयर प्लान वॉज रुपीज़ 3,625 crores। तो भूटान की 10th 5 ईयर प्लान को कामयाब बनाने के लिए इंडिया ने कितना आर्थिक मदद दिया था? 3,625 crores। लेकिन उसके अलावा भी इंडिया ने भूटान को काफ़ी ग्रांट्स, अनुदान और काफ़ी कॉन्सेशनल लोन्स दिए थे। कॉन्सेशनल लोन्स का क्या मतलब है? ऐसा कुछ लोन्स जिस पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है। तो ऐसे कॉन्सेशनल लोन्स इंडिया ने भूटान को दिया था, किस लिए? फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो भूटान में नेपाल जैसा ही काफ़ी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, यानी कि जहाँ पर हाइड्रो यानी वाटर को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भूटान में कई सारे हैं और इन सब प्रोजेक्ट्स को ठीक तरह से कामयाब बनाने के लिए, इनको फंक्शनल रखने के लिए इंडिया ने भूटान को काफ़ी आर्थिक मदद और कॉन्सेशनल लोन्स दिए थे। इसके अलावा काफ़ी सब्सिडीज़ यानी फिनेंशियल असिस्टेंस भी दिए थे और एक्साइज ड्यूटी रिफंड यानी जो भी एक्साइज ड्यूटी भूटान से आए हुए प्रोडक्ट पर इंडिया ने लगाया था, वो सब एक्साइज ड्यूटी के पैसे इंडिया ने भूटान गवर्नमेंट को रिफंड यानी वापस भी लौटाया था। तो कहा जाता है कि हाइड्रो पावर इज़ वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन। जब इंडिया और भूटान के बीच द्विपक्षीय सहयोगिता की बात आती है तो उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये जो सेक्टर है वो सहयोगिता एक बड़ा सा क्षेत्र बन जाता है। स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, इसका क्या मतलब है? India extended a standby credit facility of 1,000 crores to Bhutan government to help Bhutan overcome the rupee liquidity crunch। तो एक वक्त जब भूटान में कैश पैसा इस रूपी लिक्विडिटी का काफ़ी कमी हो गया था, काफ़ी घाटा हो गया था, तब इंडिया ने भूटान को 1,000 करोड़ रुपए क्रेडिट यानी लोन के हिसाब से दिया था। दिस क्रेडिट फैसिलिटी वॉज प्रोवाइडेड एट अ कॉन्सेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम वैलिड फॉर 5 ईयर्स। तो जब भूटान में कैश पैसों की कमी पड़ गई थी तब इंडिया ने भूटान को 1,000 करोड़ रुपया कॉन्सेशनल लोन दिया था जिसका इंटरेस्ट था सिर्फ 5% हर साल। तो ये लोन 5 साल तक चलता रहा। तो इस लोन की सुविधा इंडिया ने भूटान को दिया था उसकी क्राइसिस पीरियड में। उसके बाद भूटान के साथ इंडिया का ट्रेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। जितना भी देशों के साथ अब तक भूटान का ट्रेड रिलेशन है उनमें से इंडिया के साथ ही सबसे ज़्यादा और सबसे पुख्ता ट्रेड रिलेशन इंडिया के साथ ही है। इंडिया इज़ नॉट ओनली भूटान्स मेन डेवलपमेंट पार्टनर बट ऑल्सो इट्स लीडिंग ट्रेड पार्टनर। तो भूटान की डेवलपमेंट में इंडिया जितना मदद और सहयोगिता करती है, भूटान के साथ ट्रेड के मामले में भी इंडिया का उतना ही बड़ा हाथ है। The existing free trade regime between India and Bhutan was last renewed in 2006 for a period of 10 years.
The India-Bhutan Trade and Commerce Agreement was first signed in 1972. तो देखिए, इंडिया के साथ भूटान का एक फ्री ट्रेड रेजिम है, यानी भूटान से इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स जो इंडिया में आते हैं उस पर इंडिया कोई एक्साइज ड्यूटी या टैक्स या टैरिफ लागू नहीं करती है। और ठीक उसी तरह इंडिया से जो प्रोडक्ट्स भूटान में जाते हैं, भूटान की इंपोर्ट बनकर उन पर भूटान गवर्नमेंट टैक्स या ड्यूटी आरोप नहीं करते हैं। तो इंडिया और भूटान के बीच ट्रेड और कॉमर्स का एक समझौता पत्र सिग्नेचर हुआ था 1972 में। The major items of exports from Bhutan to India are electricity from Tala, Chukha and Kurichu hydroelectric projects। तो जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा कि भूटान का सबसे एनरिच्ड और सबसे समृद्ध सेक्टर है इकोनॉमी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है वही भूटान से इंडिया इंपोर्ट बनकर आता है। मतलब भूटान इंडिया को अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो उसके काफ़ी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में बनता है। तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसा है जैसे कि टाला, जैसे कि चूखा, जैसे कि क्यूरिचू, ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है जहाँ से भूटान इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। उसके बाद बेस मेटल्स है, आर्टिकल्स है, मिनरल्स है, वेजिटेबल फैट एंड ऑयल्स है, अल्कोहलिक बेवरेजेस है, केमिकल्स, सीमेंट, टिम्बर और लकड़ी के कुछ प्रोडक्ट्स, फिर कार्डमम यानी कि गरम मसाला, फ्रूट प्रोडक्ट्स यानी कि काफ़ी तरह के जो फ्रूट जूसेस है जिस पर होता है ड्रूक स्क्वाश। ड्रूक एक बहुत बड़ा कंपनी है जो कि फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस को लेकर डील करता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स, पोटैटोज़, ऑरेंज मतलब फल, सब्ज़ी, रॉ सिल्क, प्लास्टिक और रबर के प्रोडक्ट्स, ये सब भूटान इंडिया को एक्सपोर्ट करती है। अब आइए देखते हैं इंडिया से कौन कौन सा एक्सपोर्ट्स भूटान जाता है। मतलब इंडिया कौन कौन सा प्रोडक्ट्स भूटान को एक्सपोर्ट करता है। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिनरल प्रोडक्ट्स जैसे कि आयरन और कॉपर, फिर बेस मेटल्स एंड आर्टिकल्स यानी कि जो सारे मेटल्स इंडस्ट्री में प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स एंड स्पेयर्स, वेजिटेबल्स, नट्स, spices, processed food and animal products, chemicals, wood, plastic and rubber. The agreement on trade and commerce, तो भूटान और इंडिया के बीच ट्रेड एंड कॉमर्स का जो एग्रीमेंट सिग्नेचर हुआ था वो क्या प्रोवाइड करती है? ड्यूटी फ्री ट्रांजिट ऑफ भूटानीज मर्केंडाइज फॉर ट्रेड विथ थर्ड कंट्रीज। तो मतलब भूटान जब बाहर की राष्ट्र के साथ व्यापार करने जाता है उसके सभी व्यापार का प्रोडक्ट्स इंडिया के ज़रिए ही दूसरे देशों में पहुंचता है। तो भूटान के सामान जब इंडिया के पोर्ट्स यानी बंदर में आते हैं, वहाँ से दूसरे देशों में जाने के लिए, व्यापार के लिए, या फिर इंडिया के एयरपोर्ट्स में पहुँचते हैं वहाँ से दूसरे देशों में जाने के लिए, तब इंडिया भूटान से इसके लिए कोई ट्रांजिट फ़ी या ट्रांजिट ड्यूटी चार्ज नहीं करती है। तो जैसे नेपाल के साथ होता है, इंडिया एक ट्रांजिट कंट्री की तरह काम करती है जिसके ज़रिए नेपाल अन्य देशों के साथ व्यापार करती है, ठीक उसी तरह इंडिया भूटान के लिए भी एक ट्रांजिट कंट्री का काम करती है जिसके ज़रिए भूटान का चीज़ें दूसरे देशों में ट्रेड और कॉमर्स के लिए जाता है। लेकिन ये ट्रांजिट फैसिलिटी देने के लिए इंडिया गवर्नमेंट भूटान गवर्नमेंट से कोई टैक्स या कोई चार्ज अदा नहीं करती है।
16 exit entry points in India identified in the protocol for Bhutan's third country trade are Jaigaon, Chamurchi, Ulta Pani, Hathisar, Jelefu, Daranga, Kolkata, Haldia, Dhubri, Raxaul, Pani Tanki, Chandraband, फुलबाड़ी, देवकी, न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है मतलब जहाँ से भूटान थर्ड कंट्री के साथ ट्रेड करती है इंडिया को ट्रांजिट बनाकर इंडिया के ज़रिए। तो ये जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स है जो कि भूटान और इंडिया की ट्रेड और कॉमर्स ट्रीटी में चिन्हित हो चुके हैं, इन सब का नाम मैंने आप लोगों को दिया है। अगर सभी नाम आपको याद नहीं रहता है तो कुछ कुछ याद रखिए, जैसे जयगांव, चामुर्ची, उल्टा पानी, कलकत्ता, हल्दिया, धुबरी, रक्सौल। मतलब ये कुछ एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स है जहाँ से भूटान अन्य देशों के साथ इंडिया के ज़रिए ट्रेड करती है, अपना सामान भेजता है। तो इनमें से कलकत्ता और हल्दिया, मुंबई और चेन्नई आर द डेजिग्नेटेड सी पोर्ट्स। तो जब समुंदर बंदर की ज़रूरत पड़ती है तो भूटान कलकत्ता, हल्दिया, मुंबई और चेन्नई सी पोर्ट्स का इस्तेमाल करती है। धुबरी जो है असम में वो एक रिवराइन रूट है, मतलब नदी के ज़रिए जो ट्रेड करता है भूटान थर्ड कंट्री के साथ वो धुबरी के ज़रिए होती है। न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता एयर रूट्स है, मतलब जब फ्लाइट के ज़रिए चीज़ें दूसरे देशों में ट्रेड के लिए जाता है तो चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता का एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल होता है। और रॉक्सॉल जो है वो एक रेल रूट है, मतलब जब रेल के ज़रिए भूटान दूसरे देशों के साथ व्यापार करती है। और अन्य जो सब जगहों की बात हुई है वो सब डेजिग्नेटेड रोड रूट्स, ओके, रोड्स के ज़रिए यहाँ पे व्यापार चलता है। अब देखिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड इंडिया। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मतलब भूटान की अंदरूनी राजनीति। अंडरस्टैंडिंग भूटान्स की फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट्स विल बी इनकम्प्लीट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स। तो देखिए अगर हम लोग भूटान की फॉरेन पॉलिसी का विकास इंडिया के साथ उसका समझौता, उसका रिलेशन समझना चाहते हैं तो भूटान की अंदरूनी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है उसके बारे में भी जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। The 2013 elections were indeed an insightful eye-opener for understanding Bhutan's democratization process. तो 2013 में जो इलेक्शंस जो चुनाव हुआ था उसके ज़रिए भूटान का डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस को बूस्टअप किया गया था। तो भूटान का डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस मतलब भूटान एक मोनार्किकल स्टेट है जहाँ पे ड्रुकपा यानी एनगलोंग डायनेस्टी के राजा कई सदियों से राज करते आए हैं, लेकिन राजा के शासन के बावजूद भी यहाँ पे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र स्थापना करने की काफ़ी कोशिश रही है और वो सभी कोशिश को सफलता प्राप्त हुई 2013 में जो इलेक्शंस हुआ उसके बाद। A not much talked about factor in the 2013 elections in Bhutan is the role of the king. तो भूटान में अगर कोई सच में लोकतंत्र स्थापना करना चाहते हैं, लोकतंत्र को कामयाब बनाना चाहते हैं तो वो खुद भूटान के राजा ही है। Given the debate during the 2013 elections in Bhutan and India's role in shaping the outcome, one cannot miss the role of monarchy. तो जहाँ तक बात आती है भूटान की डोमेस्टिक पॉलिसी बनाने की और इंडिया का उसमें क्या भूमिका रही है, तो यहाँ पे भूटान की मोनार्की यानी कि राजतंत्र की जो भूमिका उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। So far it was said that India had withdrawn the subsidy on cooking gas on the eve of the second round of polling to teach Mr. Thinley a lesson
for holding talks with China without taking New Delhi into confidence. तो क्या हुआ था? 2013 और 16 के बीच नेपाल जैसे भूटान में भी एक टेंडेंसी नज़र किया गया था कि भूटान भी धीरे धीरे चाइना की इन्फ्लुएंस में आने की कोशिश कर रहा था। तो क्या हुआ था, एक वक्त आया जब भूटान गवर्नमेंट ने चाइना के साथ बातचीत शुरू किया, लेकिन इंडिया को इन्फॉर्म किए बगैर और इंडिया के साथ बातचीत और सलाह मशवरा किए बगैर भूटान चाइना के साथ बातचीत और आलोचना के टेबल पर बैठे थे। तो ये तो इंडो नेपाल ट्रीटी जो है 1949, जिसको फिर 2007 में अपग्रेड किया गया, इस ट्रीटी के थोड़ा बहुत वायलेशन किया गया था, क्योंकि ट्रीटी में साफ साफ कहा था कि अपना फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करते वक्त भूटान इंडिया के साथ बैठकर सलाह मशवरा कर सकते हैं। लेकिन इंडिया को कुछ बताए बगैर ही जब भूटान ने अचानक चाइना के साथ बातचीत किया तो इंडिया को काफ़ी ठेस पहुंचा, और इसके लिए भूटान को सबक सिखाने के लिए इंडिया ने क्या किया, भूटान के कुकिंग गैस के ऊपर इंडिया जो सब्सिडी यानी आर्थिक अनुदान दिया करता था उसको इंडिया ने बंद कर दिया था। According to sources, there was no deliberate effort to damage Mr. Thinley's electoral prospects, and he remains a formidable political figure with whom India would have to do business in future. As the controversy peaked in Bhutan, the government did think of proposing an interim solution but stayed its hand as this would have complicated the issue. तो मिस्टर थिनले उस वक्त भूटान की पॉलिटिक्स में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर, और उन्हीं के इशारे और डायरेक्शन के अनुसार भूटान गवर्नमेंट चाइना के साथ बातचीत में बैठा था। तो इंडिया थिनले को ज़्यादा अपसेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट चाहता था प्यार से समझा बुझाकर भूटान को अपने ही इन्फ्लुएंस की गिरफ्त में रखना और वो चाइना के ज़्यादा करीब ना जाए उसका कोशिश करना। The first round of elections was contested by 4 parties when the subsidy controversy was nowhere in the horizon. तो इलेक्शन जो था वो 4 पार्टीज़ 4 राजनीतिक दलों के बीच हुआ था, जिसमें इंडिया का ये सब्सिडी बंद कर देने वाला इशू को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया था। मिस्टर थिनलेज डीपीटी मतलब थिनले का जो राजनीतिक दल है, जिस दल के वो लीडर है, उसका नाम है डीपीटी। तो डीपीटी वॉन यानी डीपीटी ने जीत लिया 44.52% of the votes. The second round took place after India suspended the subsidy, but its vote share only fell by a few decimal points according to flash results. तो जब फर्स्ट राउंड इलेक्शन हुआ था जिसमें थिनले की डीपीटी को काफ़ी सारे वोट्स 44.52% वोट्स मिला था, उस वक्त इंडिया की ये सब्सिडी बंद करने वाली इशू ने ज़्यादा हलचल नहीं मचाया था। लेकिन जब सेकेंड राउंड का इलेक्शन शुरू हुआ तब इंडिया ने अपना सब्सिडी को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन उसका कोई ज़्यादा प्रभाव मिस्टर थिनले की पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं पड़ा था। दिस मीन्स द DPT's vote share remained unaffected, though it had been suggested that India's suspension of the subsidy would hurt the party badly. तो भूटान की राजनीतिक महल में ये बात काफ़ी सुनाई दे रहा था कि इंडिया का ये कुकिंग गैस के ऊपर से सब्सिडी हटाने का डिसीशन और सच में सब्सिडी हटा देना, ये जो घटना, इसके वजह से थिनले की डीपीटी पार्टी का वोट शेयर भूटान की राजनीति में काफ़ी कम हो जाएगी।
लेकिन ये गलत साबित हुआ क्योंकि बावजूद इस बात के कि इंडिया ने अपना सब्सिडी बंद कर दिया, भूटान की ये डीपीटी पार्टी की वोट शेयर ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्टेड नहीं हुआ। DPT's challenger, the People's Democratic Party, won only 33% of the votes in the first round, but in the second round, its vote share shot up because of the higher index of opposition unity. After trailing the DPT by 12 percentage points in the first round, the PDP was astute enough to co-opt 6 candidates from the two parties eliminated after the first round of voting. This aspect has been carefully kept out of the commentary on the Bhutan elections, the sources said. मतलब इलेक्शंस के जितने राउंड्स होते रहे, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, उसमें देखा गया कि डीपीटी का जो मेन ऑपोजिशन या चैलेंजर था, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो ज़्यादा वोट पाने लगे क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी सभी ये डीपीटी के खिलाफ स्ट्रॉन्गली यूनाइटेड थे। लेकिन इस बात पर भूटान की इलेक्शंस में ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ। The DPT's unchanged vote share means that despite getting just 15 of the 47 seats, the party and Mr. Thinley will continue to exert considerable influence in Bhutan politics. तो सभी इलेक्शन राउंड्स जब ख़त्म हुआ तब देखा गया कि भूटान की नेशनल असेंबली में 47 सीट्स जहाँ पर है उसमें से सिर्फ 15 सीट्स ही डीपीटी और मिस्टर थिनले को मिला। लेकिन फिर भी इतना कम सीट्स पाने के बावजूद भी मिस्टर थिनले का एक प्रभाव भूटान की राजनीति में रह गया। और अब तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मिस्टर थिनले का उद्देश्य क्या था। उनका ओरिएंटेशन चाइना सेंट्रिक था। मिस्टर थिनले और उनका डीपीटी पार्टी हमेशा से चाहता था कि भूटान धीरे धीरे इंडिया की डोमिनेशन के बाहर आए और चाइना के साथ अपना रिश्ता और पक्का करे। इंडिया वुड हार्डली हैव ट्राइड टू मार्जिनलाइज सच अ फिगर। तो इंडिया ने काफ़ी कोशिश किया था मिस्टर थिनले का प्रभाव भूटान की पॉलिटिक्स के ऊपर से कम करने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए थे। However, Bhutan is the topmost priority for India. लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस में भूटान आज भी एक टॉप प्रायोरिटी की जगह में मौजूद है। The domestic debates took place before the elections highlight the friction between the monarchy and the डीपीटी। तो देखिए यहाँ पे डीपीटी का फुल फॉर्म दिया हुआ है ड्रुक फुएनसम शोकपा, ये पार्टी का नाम है। तो डीपीटी के साथ भूटान के मोनार्की का एक बहुत ही बिटर रिलेशनशिप है। मोनार्की हमेशा से चाहता है कि इंडिया के साथ भूटान का रिश्ता मजबूत और अच्छा रहे, लेकिन डीपीटी इंडिया का प्रभाव कम करने के लिए और भूटान के साथ चाइना का रिलेशन अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए कोशिश करती है। द डीपीटी कन्वेंशन विच टुक प्लेस इन थिम्पू highlighted a few critical factors. One of the issues that came to the fore was allegations hailed against the palace secretariat and the army, accusing them of a non-ethical role in Bhutan's politics. तो अक्सर देखा गया है कि मिस्टर थिनले और उनका डीपीटी पार्टी मोनार्की के खिलाफ एक आरोप, एक एलिगेशन चार्ज करती है। कौन सा आरोप? कि भूटान की मोनार्की, भूटान की राजतंत्र, भूटान की इनर पॉलिटिक्स, भूटान की कल्चर, इन सब चीज़ों को काफ़ी नज़रअंदाज करती है फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त। तो आर्मी और राजा दोनों को काफ़ी
आरोप लगाया जाता है, उन पर इल्ज़ाम है कि वो भूटान की जो एथिकल यानी भूटान की जो कल्चरल और काफ़ी वर्षों से भूटान की जो एथिकल वैल्यू सिस्टम है उसको नज़रअंदाज करके बाहर की राष्ट्र के द्वारा ज़्यादा प्रभावित होता है। मतलब यहाँ इंडिया सेंट्रिक जो एटीट्यूड है राजा का, उसी को क्रिटिसाइज़ किया गया है। ये डीपीटी पार्टी का आरोप रहता है कि मोनार्की हमेशा इंडिया सेंट्रिक बात करती है, भूटान की एथिकल इश्यूज़ को अनदेखा करके। Since the army is headed by the king himself, critical conclusions can be drawn from this. तो क्योंकि आर्मी का हेडशिप राजा के हाथों में ही है, तो जाहिर सी बात है जब राजा की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो आर्मी को भी इक्वली क्रिटिसाइज़ किया जाता है। Interesting, while these issues have not been discussed much, there has been less political activity in Thimphu post 2013 elections. Okay, तो आपके लिए यही तक जानना ज़रूरी है कि डीपीटी और मोनार्की इन दोनों के बीच रिलेशन अच्छा नहीं, क्योंकि डीपीटी चाहता है कि भूटान इंडिया के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहकर साउथ एशिया की अन्य देशों के साथ भी अपना रिलेशन मजबूत करे, लेकिन मोनार्क जो है भूटान की, उन्हें इंडिया पर ही सबसे ज़्यादा भरोसा है और इसी बात की वजह से डीपीटी और मोनार्की में संघर्ष चलता रहता है। अब आइए इस नोट के काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है उसमें आते हैं, जहाँ पे आपको दिखाएंगे इंडिया, भूटान और चाइना इन तीनों के बीच ट्रायंगुलर रिलेशनशिप क्या है। The China-India Bhutan triad has become the center of many conversations. तो चाइना और इंडिया दोनों में अक्सर एक कंपटीशन लगा रहता है, भूटान को कौन अपने प्रभाव की गिरफ्त में ला सकता है। The roots go back to the much talked about Rio+20 summit at Brazil on June 21, 2012. तो ये चाइना और इंडिया के बीच भूटान को लेकर घिसापिटी कब से शुरू हुआ? 2012 की 21 जून में ब्राज़ील की शहर रियो डी जेनेरो में एक समिट, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम था Rio+20 समिट। तो इसमें ही भूटान का उस वक्त का प्रीमियर जो थे, प्रीमियर मतलब प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त की भूटान की प्राइम मिनिस्टर चाइना की प्रीमियर यानी चाइना की प्राइम मिनिस्टर वेन जियाबाओ के साथ साक्षात किया था और दोनों के बीच काफ़ी कुछ समझौता शुरू हुआ था। द मीडिया पिक्ड अप द कॉन्वर्सेशंस ऑफ थिनले एंड वेन, मतलब भूटान की प्राइम मिनिस्टर थिनले, जिसके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा, जो डीपीटी पार्टी के लीडर है, थिनले जो कि भूटान की प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त की चाइना की प्राइम मिनिस्टर वेन जियाबाओ, दोनों में काफ़ी बातचीत हुआ था Rio+20 समिट में, जिस पर मीडिया की काफ़ी नज़र पड़ी। While the former was noted as saying, फॉर्मर मतलब यहाँ भूटान की प्रीमियर थिनले की बात हो रही है, तो थिनले ने चाइना से क्या कहा था? While the former was noted as saying that China was ready to forge diplomatic relations with Bhutan, complete border demarcation at an early date, and strength exchanges in various fields, the latter described the visit as of great historical significance as it marks the first meeting between the heads of the two governments. तो देखिए, चाइना की प्रीमियर वेन जियाबाओ और भूटान के प्रीमियर थिनले के बीच
जो बातचीत हो रहा था उसमें से साफ जाहिर था कि थिनले और चाइना दोनों चाहते थे कि भूटान और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने और भूटान के साथ चाइना का ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस एक्टिविटीज़ शुरू हो जाए। तो ऐसे ही काफ़ी बातचीत दोनों में हुआ था, जिसमें काफ़ी कुछ विषय इसमें डिस्कस किया गया था, जिसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर है। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद इंडिया के साथ भूटान का रिलेशन काफ़ी हेजिटेंट हो गया था। मतलब पहले की तरह इंडिया और भूटान का रिलेशन उतना भी सहज और सरल नहीं रहा था। During the 21st boundary talks, it was significant that the talks witnessed a shift from the disputed northwestern area close to Siliguri corridor to central parts of Bhutan, which is the Jakarlung and Pasamlung Valley. This shift and development could be significant as it raises the question on whether some अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन रीच्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़। तो देखिए, इंडिया के साथ चाइना का जो बॉर्डर डिमार्केशन है वो काफ़ी डिस्प्यूटिंग है। इंडिया और चाइना का बॉर्डर जो कि भूटान के आसपास से गुज़रा है, उस पर इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। टेरिटरी, बॉर्डर के दोनों साइड में जो टेरिटरी है उस पर काफ़ी कन्फ्यूशन है। भूटान क्लेम करती है, चाइना क्लेम करती है कि बॉर्डर की कुछ एरियाज़ चाइना की हिस्से में आता है, जिस पर इंडिया ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके रखा है। और ठीक उसी तरह इंडिया भी आरोप लगाती है कि चाइना ने इंडिया के साथ बॉर्डर के आसपास के काफ़ी हिस्सों को गैर कानूनी तौर पे अपने कब्ज़े पर कर रखा है। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यानी वो कॉरिडोर जो वेस्ट बंगाल को इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन से जुड़ के रखती है, उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास चाइना और भूटान के साथ भी इंडिया का बॉर्डर है। और जब भी उन बॉर्डर एरियाज़ में चाइना और इंडिया के बीच टेरिटरी को लेकर कोई डिस्प्यूट या झगड़ा होती है, तो उसमें अक्सर देखा जाता था कि भूटान चाइना को इनडायरेक्ट तौर पे समर्थन किया करता था। जितने दिनों तक थिनले भूटान के प्राइम मिनिस्टर थे, तब देखा गया था कि जब भी इंडिया और चाइना की बॉर्डर को लेकर, बॉर्डर के आसपास चाइना और इंडिया के जितने भी टेरिटरीज़ है उसके ऊपर दखल को लेकर इंडिया और चाइना के बीच झगड़ा या तनाव का परिस्थिति बना था, तो भूटान बहुत ही अनयूजुअली चुप रहे थे। इंडिया के पक्ष में उसे बात करते हुए किसी ने नहीं देखा था। तो मतलब सबने यही सोच लिया था कि भूटान इनडायरेक्टली असल में चाइना को ही जैसे समर्थन कर रही है। तो यहाँ से एक सवाल पैदा होती है कि हैव भूटान चाइना बॉर्डर negotiations already reached some political compromise, or is it that Bhutan is now surrendering slowly to the Chinese claiming tactics on its northwestern border with China? तो भूटान के साथ चाइना का बॉर्डर डिमार्केशन चाइना के साथ बैठकर काफ़ी बातचीत करने के बाद ही हुआ था। मतलब कहाँ से चाइना का बॉर्डर शुरू हो रहा है और कहाँ भूटान का टेरिटरी ख़त्म हो रही है, ये जो डिमार्केशन, आइडेंटिफिकेशन, इसको लेकर जब चाइना और भूटान के बीच बातचीत हुआ था,
तब बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स, स्कॉलर्स और क्रिटिक्स को ऐसा लगा था कि जैसे भूटान ने चाइना के लिए अपना काफ़ी हिस्सा, काफ़ी टेरिटरी सरेंडर कर दिया है और धीरे धीरे भूटान चाइना की गिरफ्त में आ रहा था, ऐसा लग रहा था। Given the contours of India, Bhutan and China border discourse, there are clues here that there is a pattern in making. How the new government handles these sensitive issues is a question of some reckoning. ये लाइन आप लोग ओमिट कर सकती है, इसको रखने की ज़रूरत नहीं। आप लोग यहाँ तक बोलिए कि भूटान के साथ चाइना का जो बॉर्डर निगोसिएशंस, यानी चाइना और भूटान के बीच बॉर्डर बनाने के लिए भूटान और चाइना के बीच जितने भी निगोसिएशंस हुआ था, उसमें से ऐसा लगा था कि भूटान जैसे चाइना की डिमांड के अनुसार अपना बॉर्डर को लोकेट कर रहा था और चाइना की हिस्से में काफ़ी ज़मीन और काफ़ी टेरिटरी भूटान ने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि भूटान चाइना के साथ अपना रिलेशन बेहतर बनाने की कोशिश में थे। अब देखिए, ये सब जब चल रहा था, चाइना के साथ भूटान का ये डिली डैलिंग, चाइना की करीब आने की कोशिश, तो ऐसे माहौल में इंडिया ने भी कोशिश किया कि भूटान को किसी भी तरह से चाइना की गिरफ्त में ना जाने दिया जाए। तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना तख्त संभालने आया, तो उनका एक काफ़ी बड़ा कंसर्न था कि भूटान को अपने हाथों से किसी भी तरह से जाने ना देना और चाइना के लिए मौका ना बनाना कि वो भूटान को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर आ जाए। तो देखिए, given the background of troubled relationship with majority of its neighbors, in an unprecedented move, Narendra Modi invited all the heads of SAARC member countries to his swearing-in ceremony at Rashtrapati Bhavan, with nearly all attending. तो मोदी जी को जब प्राइम मिनिस्टरशिप मिला और उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी था, तो उन्होंने सार्क अंतर्गत सभी देशों के हेड्स को, हेड ऑफ द स्टेट्स को इनवाइट किया उनके अभिषेक का जो अनुष्ठान उसमें शामिल होने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जानते थे कि लगभग सभी सार्क अंतर्गत देशों के साथ इंडिया का रिश्ता अच्छा नहीं है। तो इस रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये प्लान था कि उनके अभिषेक के सेरेमनी में सभी राष्ट्र के हेड्स को इनवाइट किया जाए। तो उन्होंने ऐसा किया और लगभग सभी हेड्स ने उनके स्वेरिंग इन में पार्टिसिपेट किया। द इन्विटेशन फॉर ऑल SAARC heads of state to attend his swearing in was about re-establishing India's commitment to positive ties with its neighbors and projecting an image of leadership in India's backyard. तो इंडिया सभी SAARC अंतर्गत देशों के साथ अपना रिलेशन को बेहतरीन बनाने के लिए ही ये कदम उठाया था। तो इसका मेल बहुत हद तक गुजराल डॉक्ट्रिन के साथ ही है। मतलब जब इंडिया की विदेश मंत्री थे मिस्टर I.K. गुजराल, तब उन्होंने डॉक्टर इंद्र कुमार गुजराल ने एक डॉक्ट्रिन, एक थियोरी बनाया था जिससे इंडिया अपने पड़ोसी राष्ट्र के साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखने की कोशिश करेगा। तो कहा जाता है कि मोदी जी की ये प्लान भी थोड़ा बहुत गुजराल डॉक्ट्रिन द्वारा प्रभावित हुए थे। With this situation in hand, Bhutan was chosen as the first foreign destination after the swearing in event. तो नरेंद्र मोदी जी उनका प्रधानमंत्रित्व हासिल करने के तुरंत बाद अपना पहला जो फॉरेन विजिट प्लान किया था वो भूटान में किया।
The visit sought to build business ties, including a hydroelectric deal, other than the process of weaning away Bhutan from the recent overtures made by the Chinese Foreign Office. तो नरेंद्र मोदी की जहन में ये बात पहले से ही था कि भूटान के साथ ट्रेड रिलेशंस, उसके साथ आर्थिक सहयोगिता का रिश्ता पक्का बनाना है और चाइना से भूटान को जितना जल्दी हो सके दूर हटाना है। तो इसी मकसद से उन्होंने भूटान विजिट किया प्रधानमंत्री बनने की तुरंत बाद। Besides being the friendliest neighbor, Bhutan is of immense strategic importance to India. तो देखिए, भूटान सिर्फ इंडिया की वर्षों पुरानी अच्छी दोस्त ही नहीं है, बल्कि भूटान इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक महत्व भी रखता है। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी ये बात कही थी कि किसी भी तरह से अगर भूटान चाइना की कब्ज़े में या चाइना की इन्फ्लुएंस की गिरफ्त में आ जाता है तो इंडिया के लिए ये बहुत ही खतरे की बात होगी। इंडिया की सिक्योरिटी और डिफेंस पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए भूटान का इस स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस को जहन में रखते हुए मोदी जी ने बहुत कोशिश की भूटान के साथ अपना रिलेशन को पहले जैसा अच्छा बनाने के लिए। There were also concerns within the Himalayan kingdom, यानी भूटान में काफ़ी चिंता इस बात पर भी थी that a ban on the export of certain food items in order to rein in the inflationary pressures in India would impact the landlocked country adversely. तो इंडिया ने काफ़ी सारे भूटान की एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दिया था। जब भूटान चाइना के करीब जा रहा था तो भूटान को सबक सिखाने के लिए इंडिया ने क्या किया था, भूटान से जो सामान इंडिया में एक्सपोर्ट होती है सर्टेन फूड आइटम्स, उस पर काफ़ी प्रतिबंधक या पाबंदियाँ लगाया था, जिसका भूटान की अर्थनीति पर एक बुरा प्रभाव पड़ रहा था। On the whole, analysts and former Indian diplomats insisted that this is an important relationship where cooperation on a number of areas is mutually benefit. तो सभी एनालिस्ट्स ने, सभी इंडियन राष्ट्रदूत डिप्लोमैट्स ने यही सुझाव दिया कि भूटान पर लगाए गए पाबंदियों को इंडिया उठा ले और भूटान के साथ अपना रिश्ता बेहतरीन बनाए, क्योंकि ये भूटान और इंडिया दोनों की भलाई के लिए ही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भूटान गवर्नमेंट का एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ था जब प्रधानमंत्री भूटान गए थे, तो उस पर थोड़ा बहुत नज़र डाल लीजिए। The two sides exchanged views and held discussions on bilateral relations and economic cooperation in regional and multilateral forums. तो दोनों देशों ने कहा कि वो सभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ जहाँ इंडिया और भूटान दोनों एक साथ सदस्य है, उन सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में, मल्टीलैटरल फोरम्स में, मल्टीलैटरल फोरम मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ऐसे फोरम में भूटान और इंडिया दोनों ही आर्थिक तौर पे सहयोगिता करेंगे। Government of India reassured Bhutan of its continued commitment to capacity building, especially in the education and IT sectors in Bhutan. तो इंडिया गवर्नमेंट ने भूटान को आश्वासन दिलाया कि वो पहले जैसा ही भूटान की एजुकेशन और IT सेक्टर में पैसा मदद के तौर पे भेजेगा, ताकि एजुकेशन और IT सेक्टर भूटान में फ्लरिश कर सके, डेवलप कर सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया also expressed satisfaction on the progress made in the hydropower sector and reiterated its commitment to achieving the 10,000 megawatt target. तो भूटान में
जितना भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स चल रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें भूटान को आर्थिक तौर पे मदद करने की बात की, आश्वासन दी और कहा कि भूटान 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर पाए। इस गोल को अचीव करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भूटान गवर्नमेंट को मदद करेगी। Government of India exempted Bhutan from any ban or quantitative restrictions on the export of milk powder, wheat, edible oil, pulses and non-basmati rice। तो जिस फूड आइटम्स भूटान से एक्सपोर्ट होकर इंडिया जो फूड आइटम्स आते थे, जैसे कि मिल्क पाउडर, वीट, एडिबल ऑयल, पल्सेस, नॉन बासमती राइस, ये सब गुड्स भूटान से इंडिया में एक्सपोर्ट होता था। लेकिन चाइना के करीब जाने के लिए, भूटान को सबक सिखाने के लिए इंडिया ने इन सब एक्सपोर्ट्स पर पाबंदियां लगा दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन सब पाबंदियों को उठा लिया और भूटान को फिर से सहयोगिता किया ताकि वो ये सब फूड प्रोडक्ट्स इंडिया में फिर से एक्सपोर्ट कर सके। An announcement was made by the government of India regarding doubling of the Nehru Wangchuk scholarship of rupees 20 million per year। तो नेहरू जी के साथ उस वक्त की भूटान गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप रिलेटेड एक एग्रीमेंट हुआ था कि इंडिया हर साल भूटान को एक 20 मिलियन रुपीस का स्कॉलरशिप देगा उसकी बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो वो फिर से डबल किया गया। नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि नेहरू और वांगचुक स्कॉलरशिप का 20 मिलियन रुपीस पर ईयर भूटान को इंडिया की ओर से फिर से मिलने लगेगा। इंडिया विल ऑल्सो प्रोवाइड ग्रांट असिस्टेंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिजिटल सेक्शन। तो भूटान की सोसाइटी में डिजिटलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो भी आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ेगी वो सब मदद इंडिया करने के लिए तैयार है। ये मैसेज भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भूटान को दिया। तो यहाँ से एक ही बात साबित होता है कि इंडिया के लिए भूटान कितना महत्व रखता है और भूटान इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट नेबरिंग स्टेट होने के साथ साथ इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है, उसकी फॉरेन पॉलिसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इंडिया और भूटान का रिलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, नोट को पढ़िए, लेक्चर को सुनिए और अगर सवाल है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए। थैंक यू डियर।